Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Chemist. This is Imran and we have started the chapter number 3, that is periodicity of properties. We have already done first 45 MCQs in 3 parts. This is the part number 4 of periodicity of properties. अगर आपने बाकी की वीडियोस देखनी हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां से लिंक्स मिलेंगे, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें और इसको ना देखें, पहले आप वो वाली वीडियोस देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा उनको दोबारा से सारे के सारे रिपीट करने। सो मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता देता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, आप मज़ीद इसको मत देखें, आप पहले की जो पार्ट्स हैं 3 वो लाजमी देख लें। मेरे पास यहाँ पे टोटल 75 MCQs हैं जिसमें से हम लोग 45 पहले 3 वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ द 4th पार्ट, इसके अंदर हम मज़ीद 15 MCQs कवर करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम बाकी के 15 MCQs कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ हमारे सारे 75 MCQs कवर हो जाएंगे। बाकी की चैप्टर्स की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल सकती हैं। जो भी चैप्टर आपको चाहिए आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे टाइप कर दें, सर्च करें तो वहाँ पे आपके सामने सारे MCQs ओपन हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम कैसे लिखते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, n-1 S2P6 n-1 D1 up to 10 n-S0 to 2। इसका मतलब क्या है, हम इसकी कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लाइक हमारे पास है वेनेडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 23। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किस तरह होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस एज यू कैन सी वी हैव द वैलेंस शेल दैट इज़ 4th शेल। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। वैलेंस शेल कौन सा है, दैट इज़ 4th शेल, और 4 में से आप -1 कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3। तो इसलिए यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि n-1d, n-1d, n कौन सा है, दिस इज़ द वैलेंस शेल 4th में से एक माइनस कर दो तो वो क्या आएगा, d आएगा। तो आपके पास 3 आ गया। पीछे आपके पास क्या है, s2 और p6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या नज़र आ रहा है, s2 और p6। सो दैट इज़ वाई इसको आप क्या कह सकते हो, दिस इज़ नॉन एज द वैलेंस या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ns का मतलब कि वैलेंस जो शेल है ये वाला, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। इसी तरह d ऑर्बिटल जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप जिंक की बात करते हो तो जिंक के अंदर क्या होता है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इसी तरह s2 और p6 इनर्ट, ये तो हमारे पास सबके लिए सेम होती है। नंबर 47, इफ़ 19 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एलिमेंट विल बी डैश। देखो अगर 19 है तो पोटाशियम एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा। तो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ जो हमारे पास शेल इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो पोटाशियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर, पोटाशियम पॉजिटिव आयन के अंदर। ठीक है, और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अ मेटल विद अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ही क्यों देगा, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसका अंदर का जो शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी। देन वी हैव MCQ नंबर 48, हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से सबसे पहले तो आप एनर्जी के बारे में अगर आप बात करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, किसी भी एटम से अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो वैलेंस शेल से तो एनर्जी जो होती है दैट इज़ नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी, जो लास्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया।
उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ऑर्बिटॉल्स हैं, पी ऑर्बिटॉल्स है, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये हाफ फिल्ड है तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये कन्फिग्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव ईजिली नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो पी ऑर्बिटॉल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। अगर ये हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता, और अगर ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता इसका मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ये ना तो कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ भी ना ही हाफ फिल्ड है। सो इनके लिए एनर्जी जो है वो लेस रिक्वायर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। 49 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे कॉपर है, आपने उसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, कॉपर पॉजिटिव 1 आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आयोडीन के अंदर आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, आयोडाइड आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ब्रोमीन के अंदर आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ब्रोमाइड आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, सो लिथियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से ज़्यादा एनर्जी कौन से वाला एब्जॉर्ब करेगा? सो अब अगेन ये हमारे पास डिपेंड करेगा किसी चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज़ 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन कितना हो जाएगा 4s2 और 3d9 हो जाएगा। तो ये कन्फिग्रेशन है, लेकिन ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो रॉन्ग हो जाएगी। आपको मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाए थे, आपको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, आप प्लीज़ वो लाजमी देख लें, तो आपकी जो डी एंड एफ ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर अप हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कन्फिग्रेशन रॉन्ग है, करेक्ट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, ये है 4s2 और 3d9। लेकिन हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटॉल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तब ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन। एस ऑर्बिटॉल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये d10 हो या d5 हो, s2 हो या हाफ फिल्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब ये कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम एस ऑर्बिटॉल से 1 इलेक्ट्रॉन उठा के डी के अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास कन्फिग्रेशन बन जाएगी 4s1 एंड 3d10। तो अब आप दिस इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आप ये वाली लिखते हैं तो आपकी ये कंसिडर हो जाएगी ठीक, ये आपकी रॉन्ग होगी। रीज़न आपको मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटॉल क्या है, दिस इज़ पार्शियली फिल्ड, दिस इज़ पार्शियली हाफ फिल्ड, और डी ऑर्बिटॉल्स क्या है, दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। हेंस ये जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है दिस इज़ वेरी स्टेबल। अब अगर आप यहाँ से कॉपर है, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करो कॉपर पॉजिटिव 1 आयन के अंदर, तो इसका मतलब है आपने इसकी एनर्जी देनी होगी, और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब कन्फिग्रेशन चूँकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, 4s के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाफ फील्ड है, डी भी कम्प्लीटली फील्ड है, तो इसका मतलब इसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। Then we have MCQ number 50. Which of the following gaseous atom has the highest value of ionization energy? अब इसमें से आप बताएंगे कौन सा ऐसा गैशियस एटम है जिसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो आपको ये पता है कि जब आप मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, और जो शील्डिंग इफेक्ट होती है कांस्टेंट रहती है, और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा पुल करते हैं एक दूसरे को, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा था टॉप टू बॉटम। अब अगर आप देखो फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम तो आता है ग्रुप 2A के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको लेकर चलते हो राइट साइड पे, तो आपके पास सिलिकॉन भी आएगा, एल्यूमिनियम भी आएगा ग्रुप 3A के अंदर, ये 3A के अंदर आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 4th A के अंदर, और फॉस्फोरस जो है ये 5th A के अंदर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात तो ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज़ होता है, लेकिन एक और रीज़न भी है। फॉस्फोरस की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएंगे कितने 10, ये हो जाएगा 3s2 और 3p3। अब देखें पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, और अगर p3 हो जाएगा तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इन केस ऑफ फॉस्फोरस
हमारे पास वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि जो पी ऑर्बिटल है दैट इज़ हाफ या पार्शियली फिल्ड। अगर ये हाफ या पार्शियली फिल्ड है तो इसका मतलब ये ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है, और अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो इसका अंदर का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह सिलिकॉन में भी यही होता है, एल्यूमिनियम के अंदर भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर पी ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, ना ही हाफ फिल्ड होता है। नंबर 51, विच आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, कार्बन पॉजिटिव 2 को कार्बन पॉजिटिव 3 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, पोटाशियम को पॉजिटिव 2 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, कैल्शियम को पॉजिटिव 2 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हो। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी। सो ये सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। वजह क्या है, पोटाशियम अभी हमने पहले देखा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 होता है ना। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो पोटाशियम कन्वर्ट हो जाएगा पोटाशियम से पोटाशियम पॉजिटिव आयन के अंदर। अभी अगर आप इसी का दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, अभी आप अगर आप इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन से रिमूव करोगे। ये कन्फिग्रेशन क्या है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनर्ट कन्फिग्रेशन है। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ताकि इसको आप पोटाशियम पॉजिटिव 2 के अंदर कन्वर्ट करो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट होते हैं जिनको आप इनर्ट गैसेस कहते हो, वो कन्फिग्रेशन यहाँ पे है, तो इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते इजीली। अगर करना भी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 52, अरेंज सल्फर फॉस्फोरस आर्सेनिक इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लें, सो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देन हमारे पास 53 है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी। अब ये जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको कराई थी और यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुआ हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज़ द राइट वन। बोरॉन, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हो जाएगा 1s2 2s2 और फिर 2p2 हो जाएगा। देन नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3। अगर 2p3 है तो इसका मतलब ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो इसका मतलब इसके लिए हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका 2 है तो इसको दरमियान वाली, मतलब ना सबसे कम ना सबसे ज़्यादा। सो इसलिए ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। बोरॉन से आप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो, कार्बन से उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और नाइट्रोजन से उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। 54, एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। अब ये बुक की लाइन्स हैं, ठीक है। तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो हमें क्या बता रहा होता है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ही आप बेस करते हो ना, आप कहते हो कि सोडियम के वैलेंस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह सोडियम के नीचे लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर आपके पास पोटाशियम है, लिथियम है, इसी तरह मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्फिग्रेशन के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी हैव 55, इसमें लिखा हुआ है EKA ऑफ एल्यूमिनियम एंड EK ऑफ सिलिकॉन आर नोन एज डैश। सो स्टूडेंट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लिखा हुआ क्या है, EKA समझ नहीं आ रही है। अगर आप में किसी को समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कर दें ताकि हम इसको पिन कमेंट कर दें। बाकी मैं भी इसको सर्च करूँगा, मेरे पास अभी आया ना, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ये होता है कि मैं एग्जैक्टली जो चीज़ सामने आ जाती है उसी के ऊपर शुरू हो जाता हूँ, लेकिन चूँकि इसको मैंने पहले देखा नहीं था और इसको मैंने सर्च भी नहीं किया हुआ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इसको सर्च कर लूँगा और मुझे अगर आंसर मिलता है तो मैं आपको पिन कमेंट में बता दूँगा। आई डोंट नो कि EKA क्या भला होती है,
अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मेंशन कर दें। 56 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज़। अब हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? फ्लोरीन बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। हेंस जो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने जो पढ़ा था, जो 3 स्टेप्स जिसके अंदर होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, उसमें आप फ्लोरीन को क्यों यूज़ नहीं करते? क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वाइग्रेस रिएक्शन होता है। आप आयोडीन को क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि इसका रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो। आप क्या यूज़ करते हो? क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। और बाकी इसके एटॉमिक नंबर्स को अगर आप देखते हो 9, 17, 35 और फिर 53। एनीवेज ऑर्डर आपने अपने पास नोट करना है। फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव वाइल आयोडीन जो है दिस इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7th A। दे आर नोन एज हेलोजेंस बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर। ये क्या होते हैं? दे आर सॉल्ट फॉर्मर। कब सॉल्ट बनाते हैं? जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइक मेटल सोडियम है, इसके साथ आप क्लोरीन रिएक्ट करवा दें, सो यू विल गेट कॉमन सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड विच इज़ द सॉल्ट। Number 57 which one of the following represent the electronic configuration of the most electropositive element? electropositive element कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, these are what? These are electropositive। हमारे पास क्या हैं? These are electropositive। और ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होंगे। यहाँ हमारे पास 2s1, 2s2, 6s2 एंड 6s1। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 6s1। क्यों? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जब आप लेकिन हमारे पास है ना लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उसके बाद क्या होता है? रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। सो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 1s1, फिर हमारे पास होती है 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1 एंड 6s1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें 6s1 किसके लिए होगी? फ्रेंसियम के लिए। मतलब डाउन द ग्रुप आप मूव करो, जितना आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे और जितना आप लेफ़्ट साइड पे होगे, ठीक है। जो लेफ़्ट पे क्या है? ग्रुप 1A है, फिर आपके पास क्या है? ग्रुप 2A। तो ग्रुप 1A जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसमें भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 6s1 आप देखें कि कौन से एलिमेंट के लिए आता है। ये आएगा सीजियम के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे पास टॉप फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन, फिर सेकंड के अंदर लिथियम, थर्ड के अंदर सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबिडियम और फिर सीजियम। सो इसके ये सीजियम के लिए 6s1 आएगा। आप इसको बेशक कर भी लें। नंबर 58 अ ग्रुप 16 एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक स्टेट इन द मेटालिक स्टेट, इट आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, द मेटल इज डैश। अब कहता है ग्रुप 16 का एक एलिमेंट है, वो मोनोएटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। मोनो का मतलब सिंगल एटम की फॉर्म में। एक होते हैं डायटॉमिक स्टेट में, जैसे आपके पास F2 है, N2 है, N2 है, दीज आर नोन एज डायटॉमिक स्टेट। एक होता है मोनोएटॉमिक स्टेट। मोनो का मतलब होता है सिंगल एटम की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास सोडियम है, ये सिंगल है। अब कहता है कि एक एलिमेंट है जो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है और सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मोनोएटॉमिक स्टेट के अंदर, और उसके साथ साथ इसके 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी मौजूद हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? जिनकी 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ पोलोनियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। पोलोनियम इज़ द only true metal in group 16. It has 2 crystalline form, अल्फ़ा फॉर्म विच इज़ क्यूबिक, ठीक है। एक अल्फ़ा फॉर्म होता है जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ बीटा फॉर्म, और ये क्या होता है? रोम्बोहेड्रल की फॉर्म में होता है। नंबर 59 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ पॉजिटिव व्हेन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब पॉजिटिव होगी, ये हमसे पूछ रहा है MCQ नंबर 59 के अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेड टू बी द पॉजिटिव व्हेन एन एटम हैज स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एक एटम की ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? दैट शुड बी पॉजिटिव।
सो याद रखें कि जब ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, आप क्या करते हो, आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड आयन के अंदर -1 चार्ज के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया ना, तो इसके ऊपर चार्ज होगा, दैट शुड बी नेगेटिव। अब इस फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। सो इसका मतलब है कि इस फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी दैट शुड बी पॉजिटिव, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। और बाकी जो है, अगर आपके पास ओ नेगेटिव है, आपने उसके अंदर एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ओ -2 के अंदर, अब इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज भी आप ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब है इसमें आपने फोर्स लगानी, एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बाकी सारे जो हैं इन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 60, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ मैक्सिमम फॉर डैश। अब इसमें से आप बताएं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर एनॉमलियस बिहेवियर होता है, जिस तरह आप वाटर के बारे में पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, सो इससे पहले भी आपको बता दिया है कि इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड। ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है। ये ऑपोजिट है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब याद रखें कि इसकी वैल्यू जो होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हमारे पास ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप इट शुड बी डिक्रीज्ड। ये वैल्यू जो है दैट शुड बी डिक्रीज्ड। लेकिन चूंकि फ्लोरीन जो है इसका साइज़ क्या है, दिस इज़ स्मॉलर साइज़, इसका साइज़ क्या है, इट इज़ हैविंग स्मॉलर साइज़। सो जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो हमारे पास जो ट्रेंड बनता है वो कुछ यूँ बनेगा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ मैक्सिमम फॉर क्लोरीन। याद रखें कि दिस इज़ एक्सेप्शनल केस, दिस इज़ एक्सेप्शनल केस। इसके अंदर इरेगुलरिटी आ रही है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। और उसकी वजह फ्लोरीन का स्मॉल एटॉमिक साइज़ है। अपने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ छोटा होता है। इंटर एटॉमिक रिपल्शन भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। सो स्टूडेंट, दीज वर द नेक्स्ट 15 MCQs। बाकी की 15 MCQs हम पार्ट नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।